फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। डियर कैंडिडेट्स, आप सभी को मालूम है कि अब बिहार में शिक्षक बनना उतना ज़्यादा आसान नहीं रहा जैसे कि पहले हुआ करता था। आप सभी को ये मालूम है कि अब आप स्टेट कर लीजिए या फिर सीटेट कर लीजिए या फिर आप जो है टेट का एग्ज़ाम्स कोई भी पास करके आइए, लेकिन अगर आप सुपर टेट का एग्ज़ाम्स नहीं पास करते हैं अर्थात बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को अगर आप सफल नहीं कर पाते हैं तो आप बिहार में एक शिक्षक नहीं रहेंगे। अगर रहे भी जो पहले से उपस्थित हैं, अगर वो रह भी जाते हैं तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो देर से आइए लेकिन दुरुस्त आइए। अब इसकी जब घोषणा हो चुकी है कि एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और आपको एक बेहतर टीचर, एक क्वालिफाइड टीचर और एक बिल्कुल सजग टीचर के रूप में आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो अब आप इसके पीछे नहीं पड़ें, क्योंकि जब घोषणा हो चुकी है तो यकीन समझिए कि एग्ज़ाम्स होगा। लेकिन ये भी यकीन रखिए आप अपने ऊपर कि एग्ज़ाम्स को लेकर के आप हतोत्साहित मत होकें। बिल्कुल आप आसानी पूर्वक लगातार अपने कामों में करते रहें। ये जैसे कि हमने कुछ यूट्यूब्स को देखा तो उसमें पता चला कि जून माह के अंत तक एग्ज़ाम्स ले लिए जाएंगे, ऐसी मतलब बातें रखी जा रही हैं। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब इन चीज़ों के पीछे न पड़ करके तैयारी पर ध्यान दीजिए और उम्मीद करिए कि जब आप बीपीएससी से होकर के एक टीचर के रूप में किसी स्कूल्स में जाएंगे तो आपकी मान और सम्मान और आपकी जो कि गाँवों में या क्षेत्र में आप मैक्सिमम लोग गांव क्षेत्र से ही टीचर्स के रूप में आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर से नहीं आते हैं, लेकिन अब जब आइए एक शिक्षक बन करके तो आपकी इज्जत और सम्मान बीपीएससी ऐसा वर्ड्स लग जाने की वजह से यकीनन तौर पर बढ़ जाएगा और आपकी सैलरी भी मज़ेदार होने वाली है। तो थोड़ा सा कठिनाई तो उठाना ही पड़ेगा अच्छे चीज़ों के तरफ जाने के लिए। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके प्यारे दोस्तों, आज से हमने शुरू किया है जो बीपीएससी के अपने फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जीके और जीएस के, उन्हीं को हम आज से समेटने की कोशिश करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स, जो भी हमारे प्यारे दोस्त हमारे इस चैनल पर जुड़ रहे होंगे, हमारे साथ आप समय बिताइए। यकीनन समझिए कि आपको जीके और जीएस इस यूट्यूब चैनल के बाद आप जब बीपीएससी के एग्जाम्स में बैठेंगे सुपर टेट के लिए, यकीनन समझिए कि सभी क्वेश्चंस आपको ज़रूर जो है ये मिलेंगे। मैं इसकी तैयारियां करते रहता हूं और बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में मेरा भी अपना फाइट चलते रहता है, इसलिए हम उसकी थोड़ी सी माइंड को समझ चुके हैं और माइंड को जानते हैं कि किस प्रकार की क्वेश्चनों को लेकर के चलता है। यकीन समझिए कि निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे या 5 ऑप्शन वाले, इसके बारे में जो लोग कह रहे हैं उससे थोड़ा सा बचिए। अभी इसकी कोई घोषणा नहीं। हाँ, यकीन समझिए यही प्रश्न होते हैं बीपीएससी के, तो इसको हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लगातार देखते चलिए और सुपर टेस्ट पास करके आइए एक बिल्कुल ही वायलेंट टीचर, एक ऐसे टीचर्स जो अपने आप को चिल्ला कर कह सके कि अब हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है और किसी के पास हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं राज्यकर्मी हूँ तो वो हर सुविधाएं हमको प्रदान की जाए। इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है जो पहले से टीचर्स होंगे उनको समस्याएं झेलनी पड़ रही है, लेकिन समस्या का एक ही निदान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है मेहनत। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, 3-4 महीने में ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के कंटेंट को। इसमें हम महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस को रखेंगे जो बीपीएससी का अपना फेवरेट क्वेश्चन होता है, और इसी को घुमा फिरा कर थोड़ा सा ऑप्शन को लंबा चौड़ा करके आंसर प्रस्तुत किए जाते हैं या प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका पहला प्रश्न होगा, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? प्यारे छात्रों, नाभिकीय विखंडन एक होता है, अनाभिकीय संलयन होता है, उत्परिवर्तन होता है, संवेग होता है। जब कह दे कि परमाणु बम किस पर काम करता है तो उस कंडीशन में आप नाभिकीय विखंडन कर दीजिएगा, लेकिन यहां पर कहा जाए हाइड्रोजन बम तो उस समय नाभिकीय संलयन कर दीजिएगा। इसका मतलब होता है प्यारे छात्रों कि नाभिकों का जुड़ना, तो हाइड्रोजन बम में नाभिक का जुड़ना होता है और ऐसे ही काम सूर्य की अभिक्रिया में होती है जिसके वजह से वह हमें प्रकाश देता है। यहां से 2 प्रश्न बनते हैं कि नाभिकीय संलयन निम्नलिखित में से किस में होते हैं, तो आप हाइड्रोजन बम और सूर्य को कर दीजिएगा। सूर्य में कौन सा होता है रासायनिक अभिक्रिया, तो नाभिकीय संलयन, और हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन। इससे यही क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। अगला है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? मैंने तुरंत बताया, जब भी विखंडन कह दें तो आप परमाणु बम कहिएगा, संलयन कहेगा, हाइड्रोजन बम कहिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चंस, बिल्कुल ही आसानी पूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्लीज़ देखते चले जाइए। मैं आपके लिए कह रहा हूं और आपके अच्छे भविष्य के लिए कह रहा हूं। ये ना सोचें कि एग्जाम्स
नहीं होगा, बल्कि ये सोचें एग्जाम हो करके ही रहेगा। इससे आपको भी फायदे हैं, ठीक है, और इससे आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। रडार के आविष्कारक कौन है? कौन है रडार के आविष्कारक? तो सही आंसर है कि रडार के आविष्कारक जो हैं वे हैं अल्बर्ट टेलर। देखेंगे रडार, ये रडार मुख्य रूप से जानते हैं, ये जो एरोप्लेन्स होती हैं, जो आपके उड़ने वाली जो सामग्रियां होती हैं, मुख्य रूप से एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स, इनको एक रास्ते प्रदान किए जाते हैं और उस रास्ते के माध्यम से डिजिटल हम लोग देख पाते हैं कि हमको किस पथ पर जाना है, इसी को रडार कहेंगे। इसका खोजकर्ता अल्बर्ट टेलर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। यहां पर कहा गया है न्यूट्रिनो, यानी गलती से भी आप न्यूट्रिनो को न्यूट्रॉन नहीं समझ लीजिएगा। जैसे ही न्यूट्रॉन पढ़िएगा उस कंडीशंस में चैडविक आंसर हो जाएगा, लेकिन यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया है न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था, तो उस कंडीशंस में ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाउली जो है न्यूट्रिनो के खोज करता है। आगे बढ़ते चलते हैं, सुपर टेट की एग्जामिनेशन के लिए पार करना है आपको, घबराइए नहीं, थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगातार पढ़ते रहिए। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आवर्त का नियम, वही बात, सबसे पहले मैं प्यारे दोस्तों बता दूं कि धातु और अधातु के रूप में बांटने का श्रेय जो होता है वह जाता है लावोंजे को। फिर बाद में चल करके न्यूलैंड्स जो है अष्टक नियम देता है। उसके पहले जो है जो आपके पास त्रियक नियम जो डोबेरेनर देता है। तो सबसे पहले लावोंजे ने दो भाग में बांटा, उसके बाद डोबेरेनर ने त्रियक नियम दिया, अष्टक नियम दिया न्यूलैंड्स ने, उसके बाद मेंडलीफ जो आते हैं उन्होंने सबसे पहले आवर्ती वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर हो जाएगा कि आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? मेंडलीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का ऑप्शन नंबर क्या था? डी आंसर सही था। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन, एक होता है प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? वो ऑटो हॉर्न थे, लेकिन अब यहां पर है परमाणु रिएक्टर। रिएक्टर का मतलब होता है कि परमाणुिक जो चीजों को रख करके हम उसको कन्वर्ट करते हैं, चाहे एनर्जी के लिए, चाहे वो बिजली उत्पादन करें या फिर अन्य किसी भी प्रकार की सोर्सेज हम प्राप्त करें उनसे, इसको हम लोग इस मशीन को रिएक्टर के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? एनरिको फर्मी जो हैं वो प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु रिएक्टर की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न कहता है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि इसको सबसे पहले बनाया कब गया था? 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1952 ईस्वी में जो है परमाणु हाइड्रोजन बम का निर्माण किया गया था। 7वें नंबर का डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, अगला नंबर 8वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। मैं धीरे धीरे ही करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, घबरा करके हटिएगा नहीं। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? देखिएगा, परमाणु के नाभिक में मूल रूप से 3 कण होते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, परमाणु के पास बहुत सारे कण हैं, लेकिन मूल कण कहेगा तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश, और न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, न्यूट्रियंस यानी कि न्यूट्रल होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई आवेश नहीं होती है। तो मैंने तुरंत आपको बता दिया है कि प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, धन आवेश होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का? तो इसके पहले ही बात हमने कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आगे देखें, न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का कण होता है? अब फटाफट आप जो है इसको कर पाइएगा। तो न्यूट्रॉन जो होता है वह आवेशहीन होता है। सभी जानते हैं परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है। ऑटो हॉर्न जो है वो परमाणु बम के खोज करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? यहां पर परमाणु बम की बात की गई है। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। परमाणु बम कहा जाएगा तो 1945 में, लेकिन अगर कहा जाएगा हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था तो उसका आंसर आपको तुरंत मैंने बताया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज जानने के लिए हम लोग बस याद रखेंगे ईटा पर गोल्डीनाचे। ई से इलेक्ट्रॉन होता है, टा से टॉमसन होता है, प से प्रोटॉन होता है ईटा पर, और र से क्या होता है? ईटा पर गोल्डी नाचे तो प से प्रोटॉन और गोल्डी से गोल्डस्टीन होता है। नाचे में 9 से न्यूट्रॉन होता है और च से चैडविक होता है। इस प्रकार आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता टॉमसन होंगे, प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन होंगे, और ये जो न्यूट्रॉन होगा उसका जेम्स चैडविक होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता टॉमसन, तो जे टॉमसन ये सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अब प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो ईटा पर गोल्डी, तो गोल्डी मतलब गोल्डस्टीन इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? मैंने बता दिया चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक, ना से चौसे चैडविक और ना से न्यूट्रॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोलियो की टीका का खोज किसने किया था? वह कौन व्यक्ति है जिसने पोलियो की टीके का खोज किया था? एक था कि टीके का खोज किसने किया था, तो आप उस समय एडवर्ड जेनर इसको कर सकते हैं, लेकिन यहां पर है कि पोलियो के टीके का खोजकर्ता कौन है? सही आंसर है कि पोलियो के टीके का खोजकर्ता जॉन इसाल्क। आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, वो चेचक के टीके की खोज किया था जो एडवर्ड जेनर थे, और वही जो है वो मतलब टीका के खोजकर्ता माने जाते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? पोलियो के टीका का खोजकर्ता। मान लीजिए इसमें जेम्स चैडविक इसका मतलब जो आपका टीका एडवर्ड जेनर आंसर नहीं दिया गया है, तो अगर इसी में एडवर्ड जेनर रख दिया जाए तो हो सकता है कि आपके दिमाग में पोलियो के टीका खोजकर्ता के स्थान पर टीका का खोजकर्ता कौन आ जाए, तो इस तरह कंफ्यूज करने के लिए आपको प्रश्न रखा जा सकता है। जॉन ई साल्क पोलियो के टीका खोजकर्ता और चेचक या टीके के खोजकर्ता एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? बहुत ही महान व्यक्ति हैं डायनामाइट। तो डायनामाइट से याद रखिएगा डायमंड, और डायमंड जो होता है बहुत ही मतलब कीमती चीज है, ये नोबेल मानी जाती है, बहुत ही बड़ा चीज मानी जाती है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं, जिनकी सम्मान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देख लीजिएगा, अब जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न देकर के अब क्या प्रश्न है, पोजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एक अजीब से प्रश्न है कि पोजिट्रॉन अब यहां पर आपको बताने पड़ेंगे। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पोजिट्रॉन के खोजकर्ता पोजिट्रॉन की एंडरसन है। बहुत मेरी आसानी से याद जरूर रखिएगा, पोजिट्रॉन की खोजकर्ता एंडरसन है। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? जानते हैं एक किरणें 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें सबसे ज्यादा, इसको जरा समझिए, सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होती है वह गामा किरणों की होती है, सबसे हाइट पर यह जाता है, ठीक है, अधिक माना जा रहा है इसका। उसके पहले अल्फा, उसके बाद बीटा। इसमें देखेंगे अल्फा पर प्लस आवेश होता है, बीटा पर माइनस, और गामा पर मतलब वो जो होता है ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश सॉरी आवेशहीन होता है। आवेशहीन होने के कारण ही इसमें किसी भी प्रकार का जो है फ्रिक्शंस नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का मैंने रुकावट नहीं पाया जाता, इसलिए ये अधिक दूरी तय कर पाता है। यही कारण है कि प्यारे दोस्तों याद रखे रहना होगा कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। 20 नंबर क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही बेहतर प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है, थोड़ा सा जरूर 1 से 2 बार जरूर इसको रिपीट कर लीजिएगा। 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने मैंने उपस्थित कराया था, इसका सही आंसर है टेलीफोन का आविष्कर्ता अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यानी कि वेल यानी कि बजने वाली चीजें जो होती है यहाँ पर टेलीफोन का आविष्कार बजती है ना, बेल बजता है, इसमें ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आती है, तो ग्राहम बेल यानी कि टेलीफोन के खोज करता है। सोलर सिस्टम की किसने खोजा था? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। सोलर सिस्टम यहाँ पर मतलब आप सोलर सिस्टम का मतलब समझ लीजिए सौर मंडल जो होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो सौर मंडल का खोजकर्ता कौन है? 21 नंबर का सही आंसर है कोपरनिकस जो है वो सौर सिस्टम की खोज करता है। ठीक है, आंदोलन के भाग बने रहिए या कुछ भी करते रहिए, लेकिन जरूर आप अपने पढ़ाई को पीछे मत छोड़िए, ये आपको बहुत आगे लेकर के चला जाएगा। अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होगी जब आप किसी से कहेंगे कि मैं बीपीएससी से होकर के एक टीचर्स बनकर गया हूँ। ये सुनने में कितना बेहतर लग रहा है, उतना ही जान आ जाएगी जिस दिन आपके रिजल्ट्स हो जाएंगे। तो थोड़ा सा समय जरूर दीजिए। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन है, कोपरनिकस साहब ने सोलर सिस्टम का खोज किया था। इनके बारे में बहुत ही रोचक चीजें हैं, एक बार किताब पढ़िए। यहाँ पर किताब को हम ध्यान नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी भागते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होती है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? राइट आंसर है ट्रिगर जो होता है वह न्यूट्रॉन को कहा जाएगा, ट्रिगर। आगे बढ़ते चलते, क्वांटम सिद्धांत का खोज किसने किया था? बेहद ही आसान क्वेश्चन से, कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, उन लोगों के लिए जरूर है जिन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, नहीं पढ़ाना नहीं छोड़ा, पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ा तो रही हैं आप, लेकिन पढ़ना छोड़ दिए, तो थोड़ा सा बने रहिए। क्वांटम सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स प्लांक जो है वह क्वांटम सिद्धांत के खोज करता है। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता का आविष्कारक जो है वह हेनरी वेकुरल है। रेडियोधर्मिता देख लीजिएगा, पूछा गया है, तो उस समय आप जो है हेनरी बेकरल को सही आंसर कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस का मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? 25वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा, डॉपलर के प्रभाव पर यह उपस्थित है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर होगा डॉपलर के प्रभाव पर उपस्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन,
इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? निम्नलिखित में से वो कौन तत्व है जो सबसे सूक्ष्म माना जाएगा? जी हाँ, तो जब सबसे पहले आएंगे तो हाइड्रोजन सबसे छोटा माना जाता है, सबसे हल्का हाइड्रोजन को ही माना गया है। 27वां प्रश्न है। प्रश्न कहता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? बहुत बेहतर, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, सही आंसर है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कोई और है और इसका आवेश का निर्धारण करता कोई और है। तो देख लीजिएगा, आर ए मिल्कन एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने तेल बिंदु के नियम के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा माना जाता है? 29 नंबर प्रश्न है। तो सबसे हल्का कण जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु में सबसे हल्का कण होता है। भूल कर भी न्यूट्रॉन मत कर दीजिएगा, याद रखिएगा परमाणु में सबसे हल्का कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। सभी इंपॉर्टेंट ये बीपीएससी की पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं, इसी में खूब कंफ्यूज करने की वो सभी कोशिश करते हैं। जो भी लोग उसके पैनल्स में बैठते हैं वे खूब कोशिश करते हैं कैसे मैं छटका दूं, किस तरीके से आपको हरा दूं। हारना नहीं है, हराने की ताकत रखिए। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक कौन होगा? कार्बन 14 का इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे तो उसके वलय देख करके पेड़ों की आयु ज्ञात की जाती है, लेकिन जब कभी भी कह दिया जाएगा कि जीवाश्मों की आयु, लकड़ी की आयु, तो उसको बस आप कार्बन 14 याद रखिएगा। यूरेनियम कह देगा तो उसमें पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। कोबाल्ट जो होगा, ये कोबाल्ट आप समझते हैं, इसको घेघा रोग नहीं सॉरी ये कैंसर के इलाज में प्रयोग करते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? एंटी पार्टिकल्स। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसॉन का। 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकरण है? एंटी पार्टिकल्स के रूप में कौन काम करता है? तो पॉजिटिव का दूसरा काम करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है। आगे देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तुरंत मैंने बताया था। यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से इसका प्रयोग करेंगे। 32 नंबर का ए आंसर सही हो जाएगा कि पृथ्वी का आयु का आकलन जो होगा यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से की जाती है। गामा किरण की खोज किसने की थी? ये प्रश्न आपके सामने है। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। पॉल विलार्ड, याद रखेंगे। 33 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज किया था। भूल कर भी वैकुलर मत कर दीजिएगा, हेनरी वैकुलर्स नहीं होंगे। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से की जाती है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से? तुरंत बताया, कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 34 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, और ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पोलिनियम की खोज किसने की थी? पोलिनियम की खोजकर्ता कौन है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पोलिनियम की खोजकर्ता मेरी क्यूरी है। पोलिनियम की खोजकर्ता जो है वह मेरी क्यूरी है। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय जो है वह किसको प्राप्त है? तो रैमजे साहब ने जो है अक्रिय गैस का खोज किया था। 36 नंबर का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे? बेहद आसान, नाइट्रोग्लिसरोलिन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किए जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम विकसित करने का जो श्रेय है, बनाने का जो श्रेय है वह सैमुअल्स कोहेन को जाता है। और ऑटो हन ने क्या बनाया था? परमाणु बम बनाया था। दोनों का ईस्वी बता चुके हैं, कौन बनाया, किसने कैसे बनाया, कौन किसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, ये चारों प्रकार के प्रश्न इसमें उपस्थित करा दिए गए हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल कोहेन ने इसको विकसित किया था। दोस्तों आज के कंटेंट की, आज के इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का विकास करने वाले व्यक्ति का नाम आपको 49 का डी हो जाएगा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। इन्होंने विकसित किया, खोज जो है उसको शुरुआत जो है किसी ने करने का काम किया, ऑटो हन ने। तो परमाणु बम का विकास किसने किया? यहां पर विकास किया गया है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो कहीं ना कहीं इसको नोट करते जाएं, बार बार रिपीट करते जाएं। यकीनन समझिए कि जितने प्रश्न आपको साइंस में मैं आपको प्रदान करूंगा या फिर किसी भी सब्जेक्ट में इसमें से यकीनन बहुत क्वेश्चंस आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे और आप बनेंगे एक बीपीएससी टीचर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है।
शुक्रिया। आज के लिए मिलते हैं अगले दिन।